हम लोग अच्छी कंपनीज के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड तो होते हैं, बट वो आईपीओ अगर हमें नहीं मिले तो फिर हम नेक्स्ट अच्छे आईपीओ का वेट करते हैं, और अगर मिल जाए तो लिस्टिंग गेन्स लेकर निकल जाते हैं। बट बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लाती ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी केपेक्स के लिए फंड इकट्ठे कर पाए, और केपेक्स से आती है ग्रोथ। तो जो कंपनीज आप बेच देते हो या लिस्टिंग गेन्स के बाद इग्नोर कर देते हो, वो वहां से भी काफी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखती हैं। ऐसी ही कंपनी में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसका नाम है एमएनबी इंजीनियरिंग। एमएनबी इंजीनियरिंग दो तरीके के काम करती है। एक तो वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाती है, और दूसरा वो सेल्फ सपोर्टेड रूफ बनाती है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो भी हम लोग पहले ट्रेडिशनल आरसीसी के स्ट्रक्चर बनाते थे, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाते थे, सीमेंट एंड कंक्रीट के, वो ये कंपनी ना करके वो स्टील कॉलम्स का यूज करती है, स्टील राफ्ट्स का यूज करती है, स्टील के पिलर्स का यूज करती है, स्टील को फैब्रिकेट करती है, और उससे फिर वो बिल्डिंग्स बनाती है। अब उससे बिल्डिंग बनाने के लिए इन्हें उस प्लेस पे जाके, उस लोकेशन पे जाके वहां पे बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें पहले ही अपने सॉफ्टवेयर में डाल के, डिजाइन करके, सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बना लेते हैं, और फिर वहां जाके उस लोकेशन पे जाके सिर्फ असेंबलिंग करनी होती है। तो इसमें ये पिलर्स बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप देखोगे इसका एप्लीकेशन मोस्टली वेयर हाउसेज बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, रेलवे के शेड्स बनाने में, एयरपोर्ट के शेड्स बनाने में यूज होता है। रूफिंग ये यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन ये सपोर्टेड रूफिंग होती है। और ये दूसरा काम जो करते हैं वो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग का, उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं होता रूफ में। तो आप देखोगे जैसे एयरपोर्ट के में जो प्लेन है, प्लेन जहाँ पे रेस्ट करता है, तो वो हैंगर जो होता है, उस पर कोई भी सपोर्टिंग नहीं होती रूफ के लिए। वैसे ही ट्रेन के हैंगर चाहिए, तो ऐसे ऐसे जहाँ पे भी, जहाँ पे रूफ की सपोर्टिंग जरूरत नहीं होती, वहां पे ये सेल्फ सपोर्टिंग जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो यूज करके वो स्टील से ये वहां पे बनाते हैं। तो जैसे आप देखोगे आरयूबीज, रेलवे अंडर ब्रिजेस में जो शेड लगता है, वो भी ये सेल्फ सपोर्टिंग रूफ का लगता है। तो बिफोर वी गो एड, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First is that I am a registered research analyst, and second one that this stock is not in my personal portfolio. हमने देखा था कि एमएनबी इंजीनियरिंग दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। एक तो वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाती है, और दूसरा वो सेल्फ सपोर्टेड रूफ बनाती है। एमएनबी जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से मार्केट करती है। पीबी को फिनिक्स के नाम से मार्केट करती है, और सेल्फ सपोर्टेड रूफ को प्रोफ्लेक्स के नाम से मार्केट करती है। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है देखने का कि जो पीईबी से रेवेन्यूज आते हैं वो आते हैं अराउंड 75%। जो प्रोफ्लेक्स आते हैं वो आते हैं खाली 25%। तो ये साल में लगभग लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 989 करोड़ किया था। तो उसमें 750 करोड़ यहाँ से आया था लगभग लगभग, और 240-250 करोड़ यहाँ से आया था। अब जो इनके पीबी के जो मार्जिन हैं वो थोड़े से हायर हैं प्रोफ्लेक्स से, क्योंकि प्रोफ्लेक्स के मार्जिन अराउंड 11 से 12% है, जबकि पीईबी के मार्जिन है अराउंड 13 to 14%। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो डोमेस्टिक का पार्ट है और एक एक्सपोर्ट का पार्ट है। तो डोमेस्टिक का पार्ट है, वहां से अराउंड 10, 11, 12% तक का मार्जिन है, और जो एक्सपोर्ट है उसमें इनके मार्जिन है 24-25%। अभी एक्सपोर्ट करते हैं मेजरली नॉर्थ अमेरिका को। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है ना कि इनको हायर मार्जिन मिलते हैं। तो आपको जहाँ हायर मार्जिन मिलेंगे, आप चाहोगे कि आपकी कैपेसिटी जो है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो। तो अब ये ट्राई कर रहे हैं कि इनका जो आगे इस साल में जो रेवेन्यूज आएंगे, जो ऑर्डर्स वगैरह लेके, वो नॉर्थ अमेरिका से लेंगे। अब नॉर्थ अमेरिका में आता है अमेरिका, और दूसरा आता है कनाडा। और इनके पास इन दोनों ही वहाँ पे सप्लाई करने का सर्टिफिकेशन है। इंडिया में सिर्फ एमएनबी इंजीनियरिंग है जिनके पास यूएस में सप्लाई करने का सर्टिफिकेशन है। अब देखते हैं कि क्यों ही एक इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स पे जाएगा। देखो एडवांटेज होते हैं पीएनबी पीईबी में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसका कंप्लीशन टाइम जो है ना वो 40 to 50% फास्टर है। अब आरसीसी में क्या होगा कि आप लगाओगे, आपने वॉल्स बनाए, फिर आप लिंटर बैठाओगे, तो आपको लिंटर सूखने में टाइम चाहिए, कंक्रीट सूखने में टाइम चाहिए। वो सब इसमें यहाँ पे यूज नहीं होता, स्टील यूज होता है। तो ये करते हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील के जो भी पार्ट्स और जो भी कॉलम्स लगने हैं, और वो वहां जाके सिर्फ इंस्टॉल करने होते हैं। तो क्या है कि 40-50% जो है फास्टर कर देते हैं आरसीसी से कंपेयर टू। अब क्या है कि इतना कंक्रीट यूज नहीं करना, स्टोन यूज नहीं करना, तो क्या है कि ये थोड़ा चीपर भी पड़ता है। और जो भी वेस्ट है
जैसे कंक्रीट में काफ़ी बार आप देखोगे कि आपका काफ़ी वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा ऑर्डर कर देते हो, कुछ कम करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल प्रिसाइज़ डिज़ाइन होता है और प्रिसाइज़ ही इनका कंस्ट्रक्शन होता है। फिर क्या है कि ये सब चीज़ें असेंबल होती हैं, असेंबलिंग होगी तो अगर असेंबल हो भी सकता है तो असेंबल खुल भी सकता है। तो क्या होता है कि अगर आपको फ्यूचर एक्सपेंशन करना है, तो आप उसको डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, उसे वहाँ से खोल सकते हो और फिर वहाँ से और एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं पीईबी को यूज़ करने के। तो इसमें इस एमएनबी जो है ना वो थोड़ा डिज़ाइन भी करती है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लेती है। तो इस वजह से भी एमएनबी का और इसके कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं इंडिया में, लाइक इंटर आर्च हो गया, पेनार हो गया, तो इनसे जो है ई पैक करके एक नई कंपनी आई है, वो भी उन सबसे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है। उन लोगों का अराउंड 10 to 11% है और एमएनबी का अराउंड है 13 to 14%। तो क्या करती है, पीईबी में ये डिज़ाइन करती है, इंजीनियर करती है, फैब्रिकेट करती है, मतलब उसे काटती है, स्टील को काटती है और पैक करती है। अब जैसे इन्हें यूएस में कोई प्रोजेक्ट लिया है जिसमें इन्हें वहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो अब क्या करेगी कि इंडिया में ही बना लेगी वो सारे प्रोडक्ट्स और फिर ये शिप कर देगी, वहाँ पे शिप होके वहाँ पे मिल जाएगा उन्हें। और फिर वो वहाँ पे जब इन्हें मिलेगा तो वो वहाँ पे सिर्फ उन्हें असेंबलिंग का काम होगा। तो क्या है कि इन्होंने इंडिया के लोअर लेबर कॉस्ट का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे और वो वहाँ जाके यूएस में जाके असेंबल कर दिए। अब ये यूएस से अराउंड 20-30% चीपर पड़ते हैं, बिकॉज इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो कम है। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लेते हैं, इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत हैं। और यूएस की कंपनीज को इंडिया में फ़ायदा होता है इंडिया के चीप लेबर यूज़ करके। सिमिलरली यहाँ पे पीईबी में भी इंडिया के चीप लेबर यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके ये फ़ायदा उन्हें वहाँ पे मिलता है। अराउंड 20 से 25% का उन्हें कॉस्ट रिडक्शन मिलता है अ, यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करके। सिमिलरली ये प्रोफ्लेक्स में भी डिज़ाइन करते हैं, लोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोड लगेगा वहाँ पे। फिर इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोबाइल है, मतलब एक ट्रक है, ट्रक से ये जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे अच्छा कि इस तरीके का इन्हें प्रोडक्ट चाहिए, तो वहीं पे जाके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसके ट्रक से। तो यहाँ पे वो डिज़ाइन वगैरह तो अपने लैब में कर लेते हैं, लेकिन ऑन साइट जाके डिलीवर कर देते हैं और वहीं पे जाके मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो इन सेल्फ सपोर्टेड रूफ का जो एप्लीकेशन है वो आप देखोगे कि रेलवे में वंदे भारत के डिपो बनाने में है, रेलवे अंडर ब्रिज के शेड्स बनाने में है, बड़े बड़े एग्री वेयर हाउसेज हैं उसमें यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं दे सकते बीच में। सिमिलरली आप बड़े बड़े प्लांट्स बना रहे हो तो वहाँ पे आपको बड़ा बड़ा स्पेस चाहिए तो आप बीच में कोई सपोर्ट नहीं दे सकते। देन पब्लिक इंफ्रा में जैसे एयरपोर्ट, बस टर्मिनल बना रहे हो, पोर्ट्स बना रहे हो, इवन स्टेडियम्स में जो आप देखते हो शेड, वो भी सेल्फ सपोर्टेड रूफ से होता है। अभी हम देखते हैं कि पूरे पीईबी इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है। क्राइसिस बोलता है कि पीईबी की इंडस्ट्री इंडिया में 9-10% के अराउंड ग्रो करेगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 2025 से 2030 तक। एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है 10% अगर पूरी इंडस्ट्री में हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब एमएनबी जो है वो टॉप प्लेयर है उस इंडस्ट्री में। तो क्या होगा कि एमएनबी की इंडिया की ग्रोथ जो होगी वो इस 10% से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक टॉप प्लेयर है तो मार्जिन ये ज़्यादा मार्केट शेयर खाएगा और भी प्लेयर्स का। तो 10% तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, प्लस 2-3% ये और मार्केट का जो खाएगा वो है। तो अब क्राइसिल बोलता है कि जो इसकी तीन तरीके के पीबी के स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। एक तो इंडस्ट्रियल में यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है और बिल्डिंग्स में यूज होता है। तो अराउंड अराउंड तीनों में ही 8 से 10%, 10 से 12%, और यहाँ पे वो बोल रहा है बिल्डिंग्स में 10 से 15% तक की ग्रोथ आ सकती है। सिमिलरली इंडिया में तो ये 10% की ग्रोथ आ ही रही है, तो ग्लोबल है उसमें भी 9 से 10% की ग्रोथ आ रही है। अब क्या है ना कि इंडिया में ये सब लेबर कॉस्ट जो है वो चीप है, तो क्या होता है कि एमएनबी जो है वो ये जो ग्लोबल 8 to 10% की ग्रोथ है ना, इसमें भी मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करेगा। अब सिंस इनकी जो पर्टिकुलर रेवेन्यूज हैं वो अराउंड 900 करोड़ से इंडिया, और सिर्फ 50-60 करोड़ है एक्सपोर्ट से। तो ये क्या करेगा कि 900 करोड़ को ये इंक्रीज करेगा 10%, 20% से, तो ये 900 करोड़ 1000 करोड़ हो जाएगा। और ये जो 50 करोड़ ये अभी अमेरिका से करता था, उस 50 करोड़ को 200 करोड़ तक लेके जाएगा। तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ आ रही है, नेक्स्ट ग्रोथ आ रही है वो एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा आ रही है और इंडिया में डोमेस्टिकली वो कम आ रही है। तो 900 करोड़ अगर 1000 करोड़ होते तो ये 10-12% यहाँ हो गया, और जो
ये 50 करोड़ से 250 करोड़ हो रहे हैं, तो ओवरऑल आप देखोगे कि लगभग 1300 करोड़ करेंगे। तो 900 से 1300 करोड़ करेंगे तो 30% 40% तक की ग्रोथ आ सकती है। सिमिलरली जो सेल्फ सपोर्टेड रूफ है वो भी ग्लोबली 3 से 4% बढ़ेंगी। तो हमने देखा था कि इंडिया में तो 10% बढ़ रहा है, ग्लोब भी 10% बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया की 10% ग्रोथ का ये जो है वो कम कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन ग्लोबली जो 10% करेंगे उसमें ज़्यादा कर पाएंगे क्योंकि इनका अभी बेस छोटा है। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट थीसिस डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि ये 50 करोड़ जो एक्सपोर्ट पिछले साल किया था इन्होंने, और इस साल ये टारगेट कर रहे हैं 250-200 करोड़ करने का। तो वो कहाँ से कर रहे हैं? अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में आता है अमेरिका एंड कनाडा। तो क्या है कि ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, और उस मार्केट शेयर जो है वो हायर एबिटा पे कैप्चर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इनका एबिटा एक्सपेंशन होगा यहाँ से। अब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो, यूजुअली क्या है ना कि यूएस में जो फैब्रिकेशन है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं यूएस में, वो उनका प्राइस कोट रहता है अराउंड 3500 टू 3800 पर टन। अब एमएनबी जो है वो वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में लोअर कॉस्ट है, डिज़ाइन वगैरह, इंजीनियर्स चीप हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे अराउंड वो 2500 से 2700 पर टन कर देते हैं। इवन आफ्टर अगर टैरिफ्स ले लो, और इंश्योरेंस ले लो, लॉजिस्टिक का कॉस्ट ले लो, वो सब भी मिला के ये 30-40% चीपर पड़ते हैं एक अमेरिकन कंपनी से। और इनके पास जो अमेरिकन AISC का जो सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन का, वो भी है। तो क्या होगा कि कंपनीज है विलिंग है इन्हें लेकर इन्हें प्रोजेक्ट्स देने के लिए, क्योंकि इनके पास ये सर्टिफिकेशन है। और भी इंडिया के पास किसी भी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेशन अभी तो नहीं है, बट लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए भी। और सिमिलरली इनके पास कनाडा में भी कनाडा वेल्डिंग ब्यूरो का भी सर्टिफिकेशन है। देन अभी क्या है ना कि इनके यूएस में भी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है, मार्केटिंग टीम है। तो ये वहाँ पे भी उनके पास अगर यूएस में प्रेजेंस है, तो क्या होगा कि ये और प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और जगह टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि अगर अमेरिका को कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टैरिफ्स हैं, ट्रम्प टैरिफ लगा देगा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देगा। बट क्या है कि स्टील जो है ना वो एक सेक्टर, एक सेक्टर्स में आता है। तो क्या होता है कि अमेरिका स्टील, पूरे स्टील के इंपोर्ट्स पे ही टैरिफ लगा देता है, तो उसे सेक्टोरल टैरिफ्स बोलते हैं। सेक्टोरल टैरिफ होगा तो वो हर कंट्री पे लगेगा। तो अगर इंडिया पे 50% लग रहा है तो वो चाइना पे भी लगेगा, देन वो टर्की पे भी लगेगा, देन वो मेक्सिको पे भी लगेगा। तो क्या है कि मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड है सारे एक्सपोर्ट कंट्रीज के लिए। और इनकी जो है एक्सपर्टीज तो है ही, ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा इन्हें एबिटा मार्जिन, और प्लेयर्स भी प्रेफर करते हैं अगर आप एक कॉम्प्लेक्स जॉब अच्छे से करते हो तो इसी वजह से ये सारे रीजंस हैं जो इन्हें अमेरिका में ऑर्डर जीतने के लिए हेल्प करेंगे और इनका एबिटा को एक्सपैंड करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि जो भी कंपनी है ना, इसने टाइमली अपने जो एक्सपेंशन है वो प्लान किए। और आप ही देखते हैं कि उनकी करंट कैपेसिटी कितनी है और आगे जाके कैसे एक्सपेंशन के इनके प्लान है। तो अभी देखोगे कि आप इनके पास दो प्लांट है पीईबी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक तो है सानंद का प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 72,000, एंड एक है चैयर का प्लांट जो कि तमिलनाडु में, चेन्नई के पास, और उसकी है 31,800। करंट कैपेसिटी इनकी 1,03,800 करीब की है। बट ये बोल रहे हैं कि हम एक एक्सपेंशन करेंगे सानंद के प्लांट में 20,000 टन का, जो कि लाइव होगा अराउंड Q1 ऑफ FY27। और एक और हम एक्सपेंशन करेंगे चेयर के प्लांट में जो भी 20,000 टन का होगा, और वो लाइव होगा Q1 ऑफ FY28। तो देखो इनके प्लान, जो इनकी अभी चेयर का जो प्लांट है ना वो भी लास्ट ईयर ही आया है। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल एक एक्सपेंशन लाइव हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर एक एक्सपेंशन लाइव होगा, फिर नहीं नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एक एक्सपेंशन लाइव हो जाएगा। तो कितने प्लान वे में इनका हर ईयर एक्सपेंशन जो है वो जो जो नई कैपेसिटी है वो कमीशन हो रही है, और उसकी वजह से जो है वो ग्रोथ भी आएगी। सिमिलरली इनके पास जो मोबाइल यूनिट्स हैं, जो ये सेल्फ सपोर्टेड रूफ करते हैं, वो मोबाइल यूनिट से करते हैं। तो अभी करेंटली इनके पास 14 है, जिससे वो 18 लाख स्क्वायर मीटर्स तक का जो है रूफ बना सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि 2 लाख हम लोग ऐड करेंगे FY27 में, और 2 लाख ऐड करेंगे FY28 में। तो वो बोल रहे हैं कि 2 लाख कैसे ऐड करेंगे कि दो न्यू मोबाइल यूनिट्स लेंगे, और
FY28 में भी 2 और न्यू मोबाइल यूनिट्स होंगे। तो करंटली क्या हो रहा है ना कि FY25 में इनकी जो 1,03,800 करोड़ की जो 800 टन पर एनम की जो कैपेसिटी है, उसमें सिर्फ इन्होंने 50% का यूटिलाइजेशन किया था, क्योंकि ये लाइव ही 5-6 महीने बाद हुई थी फाइनेंशियल ईयर के, तो वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन वो इस साल बोल रहे हैं FY26 में कि कैपेसिटी एक्सपेंशन तो नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। अब यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी तो वो कह रहे हैं कि अराउंड 65% तक हम ले जाएंगे इस यूटिलाइजेशन को। और नेक्स्ट ईयर जब ये 20,000 टन और लाइव हो जाएगा सानंद में, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी हो जाएगी 1,23,800, और इसका हम फिर 70% यूटिलाइज करने लगेंगे। और उसके नेक्स्ट ईयर जो और 20,000 होगी तो हम लोग और कैपेसिटी यूटिलाइज करके 75% तक पे ले जाएंगे इसे। तो आप देख रहे हो कि इनकी जो कैपेसिटी है वो कैसे लाइव हो रही है और कैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो इनका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे बढ़ेगा कि उनके पास सेम मैन पावर, सेम मशीनरी से करेंगे, बस वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। जब फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, एबिटा का एक्सपेंशन होता है। सिमिलरली प्रोफ्लेक्स के केस में क्या है कि 1 लाख, ये 18 लाख कर रहे हैं, अभी अभी 18 लाख कर रहे हैं, देन वो 20 लाख करेंगे। अब प्रोफ्लेक्स की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अराउंड 75-80% तक ये मेंटेन करते हैं। तो ये थ्रू आउट द ईयर 75% कर सकते हैं आगे चल के। मैनेजमेंट ने और भी बोला है कि हमने ये तो देख लिया कि सप्लाई साइड पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कैसा हो रहा है। अभी देखते हैं कि जो जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि उनके पास जो न्यू ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 करोड़ पर मंथ के बेसिस पे आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 1200-1300 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो आ जाएगा इस साल। तो ऑर्डर इनफ्लो आ जाएगा तो ये 1200-1300 करोड़ तक का ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं इस साल। तो अभी इनकी करंट ऑर्डर बुक जो थी, जो उन्होंने लास्ट ईयर क्लोज करी थी, वो 843 पे करी थी। बोल रहे हैं 1200-1300 करोड़ का और इनफ्लो हो जाएगा और इतना ही वो एग्जीक्यूट भी कर देंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो क्लोजिंग होगी वो भी 800 करोड़ के अराउंड होगी। तो हमने देखा था ये सप्लाई साइड से हमें पता लगा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, और इस तरफ हमने देखा कि डिमांड साइड से भी इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमने देखा था कि जो कैपेसिटी है पीईबी की वो लाइव हो रही है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। हम देखते हैं कि जो कैपेसिटी लास्ट ईयर जो भी लाइव हुई थी 6 ईयर प्लान से, और जो आगे चल के FY27 और 28 में लाइव होगी, उससे जो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा। हमें पता है कि लास्ट ईयर जो जो प्लांट लाइव हुआ था और FY जब 25 क्लोज हुआ था, तब इनकी कैपेसिटी थी 1,03,800 टन की, और नेक्स्ट इस ईयर भी सेम ही रहेगी। बट फिर नेक्स्ट ईयर उसकी 20,000 और ऐड होगी जो कि सानंद के प्लांट में है, और नेक्स्ट ईयर उसके 20,000 और ऐड होगी जो कि 6 ईयर के प्लांट में होगी। अभी क्या है ना कि प्लांट की कैपेसिटी होना जो होती है वो थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है, और एक होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मतलब प्लांट की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनकी पीबी की, वो 75% से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। तो क्या है कि मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पीबी की देखी थी लास्ट ईयर, जो थी वो 50% थी। बट मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोग इसे इंक्रीज करेंगे 65% दिस ईयर। देन फिर वो बोल रहा है कि FY25 में हम FY27 में हम 70% करेंगे, और FY28 में अराउंड 75% करेंगे। तो आप देखो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे इंक्रीज हो रही है, और वो पीक आउट हो रही है FY28 में 75% पे। अब वो यहाँ से आगे नहीं कर सकते, अब FY28 में उन्हें नया केपेक्स डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन। सिमिलरली हम तो उसी वजह से हम देखेंगे कि पीईबी की जो कैपेसिटी है टन्स में, अगर मैं 1,03,800 का 50% लूंगा तो 52,000 अराउंड आता है। वैसे ही 65 का लूंगा तो 67,000 आता है। 1,23,800 का 70% लूंगा तो 86,000 आता है। तो ये एक प्रैक्टिकल कैपेसिटी मैंने यहाँ लिख ली। सिमिलरली प्रोफ्लेक्स के केस में जो 2 लाख स्क्वायर मीटर की और ऐड होगी FY27 में, जो 2 मोबाइल यूनिट और लेंगे ये, उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो इनकी ये 20 लाख की हो जाएगी। फिर 2 लाख और नेक्स्ट में ऐड होगी तो वो 22 लाख हो जाएगी। और इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट होता है 78%, 80% पे लगभग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जो अभी पीईबी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है पर टन का, वो अराउंड डोमेस्टिकली इंडिया में जो है वो अराउंड 1,30,000 है, और एक्सपोर्ट में जो है वो अराउंड 2,60,000 है। एक्सपोर्ट में अराउंड ट्वाइस है जो अभी है। तो इसका जो ब्लेंडेड आता है ना, कि मैंने अभी ब्लेंडेड ऐसे लिया है कि 10% जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है और 90% जो है वो डोमेस्टिक कर रही है। तो 90% ऑफ दिस
एंड 10% ऑफ दिस, तो ये ब्लेंडेड 1,43,000 आता है। तो अप्रोफ्लेक्स का जो है वो अराउंड 1700 रुपये पर स्क्वायर मीटर का है। तो अगर आप 1,43,000 को इसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगे 52,000 थी इस साल, और 1700 को इनकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ प्रोफ्लेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि 1 लाख, मतलब जो 13 लाख थी अराउंड, तो आपको एक ये रेवेन्यूज मिल जाएंगे 743 के 238 के। आप इसे ऐड कर दोगे तो इस साल का जो लास्ट ईयर का इनका रेवेन्यू था 980 वो आ जाता है। तो यही पूरी एक्सरसाइज मैंने FY26 के लिए करी, FY27 के लिए करी, FY28 के लिए करी, और मुझे रेवेन्यूज मिले नेक्स्ट ईयर के अराउंड 1300 करोड़, जो कि इस साल करेंगे ये FY26 में। उसके नेक्स्ट ईयर FY27 में हम करेंगे अराउंड 1680 करोड़, और उसके नेक्स्ट ईयर करेंगे अराउंड 2121 करोड़। तो अगर आप देखोगे कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है ओवर द ईयर्स, वो आ रहा है इस साल के लिए 32%, नेक्स्ट ईयर के लिए 30%, नेक्स्ट ईयर के लिए 26%। तो आप देखोगे कि एक विजिबिलिटी मिल रही है आपको नेक्स्ट 3 साल के लिए कि कंसिस्टेंटली 30% तक के ग्रोथ करते रहेंगे। तो एक आपको भी दिमाग में मिलता है कि नेक्स्ट 3 साल के लिए मेरे पास ग्रोथ है इस कंपनी में, और अगर ग्रोथ है तो मार्केट उस ग्रोथ को वैल्यू करेगा, उसके स्टॉक प्राइस बढ़ा के। अभी हम रेवेन्यू फोरकास्ट देखते हैं FY26 का। हमने यहाँ पे 2 केस बना रखे हैं, बेस केस एंड बैड केस। हमें अभी कैलकुलेट किया था कि इस साल मैंने जो है इस ये कंपनी अराउंड 1300 करोड़ करेगी, तो वहाँ पे एग्जैक्टली 1280 करोड़ था, तो मैंने भी यहाँ बेस केस में 1280 करोड़ ले लिया। देन बैड केस में जो कि 30% की ग्रोथ है, बैड केस में मैंने अराउंड 20% की ग्रोथ लिया। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि हम लोग अराउंड 25% करेंगे, मिनिमम 25% करेंगे, उसके आगे भी कर सकते हैं, और वो बोला था कि अगर ज़्यादा करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में आगे उस गाइडेंस को रिवाइज करेंगे अपवर्ड्स। तो अभी Q2 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब Q2 का रिजल्ट आएगा तो शायद मैनेजमेंट जो है इस गाइडेंस को 25% से इंक्रीज करके 30% कर दे। अभी इससे मैंने जो नेट प्रॉफिट्स निकाले वो अराउंड निकले अराउंड 117 करोड़, जो कि 52% हायर है मतलब लास्ट ईयर। ग्रोथ हो रही है 30% की, और 52% के पैट में ग्रोथ आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे इस साल। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो एबिटा एक्सपेंशन होगा, एबिटा एक्सपेंशन होगा तो आपका पैट का भी एक्सपेंशन होगा। यही ऑपरेटिंग लेवरेज की मैं बात कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे अगर 20% की ग्रोथ है तो पैट में 27% की ग्रोथ आ रही है। सिमिलरली वही एबिटा एक्सपेंशन हो रहा है। तो उससे मुझे ना एक प्राइस, एस्टिमेटेड प्राइस निकल के आया इस साल के एंड तक इस स्टॉक का होगा वो अराउंड 634, जो कि 34% हायर है फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ, अभी तो 462 के अराउंड चल रहा है, तो ज़्यादा होगा हायर। और इस केस में निकल के आया 429, तो ये अराउंड 9-8-9% जो है वो कम है अभी के प्राइसेस पे। मैंने यहाँ पे मार्जिन अराउंड ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 13% लिए हैं, और इस केस में 12% लिए हैं। मैनेजमेंट गाइड भी कर रहा है कि 13-14% वो कर लेगा। अभी हम क्वार्टरली फोरकास्ट करेंगे बेस केस का। हमने देखा था कि Q1 में इनके 237 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो कि 69% हायर है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। YOY अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 140 था, तो ये 237, दिस इज 69% हायर। हमें पता है कि मैनेजमेंट इस साल अराउंड 280-290 करोड़ करेगा। हमें पता है कि लास्ट ईयर तो जून का ये 140 करोड़ आया था, तो ईयरली का ये अराउंड 14% था। तो मैंने एज्यूम करा कि 18-18.5% होगा इस साल के क्वार्टर का, क्योंकि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में इनकी जो कैपेसिटी थी चैयर प्लांट की वो लाइव नहीं हुई थी, बट लेटर क्वार्टर्स में हो गई थी। तो इससे मुझे जो क्वार्टरली रेवेन्यूज का बाइफर्केशन मिला वो अराउंड ऐसा मिला कि मैंने 18% यहाँ लिया, 21% यहाँ लिया, 28% यहाँ लिया, और 32% यहाँ लिया, क्योंकि इनका Q3 Q4 स्ट्रॉन्ग होता है। और तो उससे मुझे रेवेन्यू जो मिले वो अराउंड 237, 276, 359 एंड 411। अब इन दोनों का डेटा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने मार्च का जो डेटा इनके पास अवेलेबल था उससे कंपेयर करा, तो मार्च में अराउंड 31% की ग्रोथ है। हम देखेंगे जो पैट है वो भी, पैट की ग्रोथ भी 159% है, ईयर एंड तक जाते जाते 57% रहेगी। क्या है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है मुझे क्वार्टर्स में भी, और एज एफ कोई डिप नहीं दिख रहा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपेयर करूंगा तब भी, तो क्या है कि मार्केट इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को पॉजिटिवली ही लेता है। तो
ऐसा कोई कंसर्न नहीं दिखा मुझे इस क्वार्टरली फोरकास्ट में कि कहीं भी बहुत डिप हो रहा है या फिर क्या है कि एकदम से ग्रोथ जा रही है कहीं किसी क्वार्टर में। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर को स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करता है। भी सबसे इम्पोर्टेंट एंटीथेसिस एंड रिस्क डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि जो पूरे पीईबी स्पेस में 10-12% की इंडस्ट्री ग्रोथ आ रही थी, वो आ रही थी इसलिए क्योंकि इंडिया में जो प्राइवेट है और पब्लिक है, दोनों में ही केपेक्स साइकिल चल रही है। अगर ये केपेक्स साइकिल में कोई स्लो डाउन आ जाता है, तो क्या होगा कि पूरी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आने लगेगा। पूरी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आने लगेगा तो क्या है कि इनकी डिमांड में इफेक्ट हो सकता है। डिमांड इफेक्ट हो सकता है तो इन्हें प्राइस कम मिलेंगे, तो एबिटा थोड़ा कंट्रैक्ट हो सकता है और रेवेन्यूज भी कंट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डबल वैमी टाइप का रिस्क मिलेगा इन्हें। और ऐसा हो भी चुका है पहले FY 27 में, और कोविड में भी एक स्लो डाउन आ गया था। देन क्या है ना, इनके जो ऑर्डर्स हैं जो इन्हें एग्जीक्यूट करने हैं नेक्स्ट 9-10 मंथ्स में, उसमें कोई डिले हो जाए, तो 843 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक है, उन्हें अभी 9-10 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, तो क्या होगा कि इनके जो ये ऑर्डर बुक है ये टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो एक आगे क्वार्टर में शिफ्ट हो सकते हैं, पीछे क्वार्टर में शिफ्ट हो सकते हैं। और इस वजह से क्या होगा ना कि मार्जिन में भी डिस्टॉर्शन हो सकता है। और रेवेन्यू ग्रोथ में प्रोजेक्शंस जो मैंने करी थी और इनकी जो प्रोजेक्शन है उसमें भी हिट हो सकता है। तो क्या है कि अगर थोड़ा-सा भी डिले होता है, तो क्या होगा कि इनका जो 1200 करोड़ 1300 करोड़ ये करने वाले थे, वो अब मान लो कि 1000 करोड़ ही करेंगे, तो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि जो भी आप कमिट कर रहे हो एटलीस्ट वो तो आप करो। अगर वो नहीं करोगे तो स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत नेगेटिवली लेता है। फिर इनका जो 60-65% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो स्टील से है। अब ये स्टील इंडिया से प्रोक्योर करते हैं अपने पीबी डिवीजन के लिए, लेकिन ये इंपोर्ट भी करते हैं स्टील साउथ कोरिया और जापान से अपने उसके प्रोफ्लेक्स के लिए। प्रोफ्लेक्स में जो सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग होती है उसमें एक डिफरेंट टाइप का स्टील लगता है जो इंडिया में नहीं बनता। ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, क्योंकि हाई ग्रेड का स्टील होता है जिसमें कोटिंग्स भी होती हैं, गैल्वेनाइज स्टील होता है। तो अब उनके प्राइसेस बढ़ जाएँ या स्टील के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएँ, तो अब इन्होंने तो एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे, स्टील प्राइसेस। तो इनका पहला काम ये होता है कि अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस जितना प्राइस पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पे जो इन्होंने एस्टिमेटेड स्टील प्राइस लिया था, जो भी अभी चल रहा होगा, तो इन्हें तुरंत प्रोक्योर करना पड़ेगा, और ये प्रोक्योर करना भी चाहिए। अगर वो प्राइस बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा कि इन्होंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे दिया लिया था, सोच के कि ये रॉ मटेरियल्स इतने प्राइस में खरीद लेंगे, लेकिन अब तो प्राइस बढ़ गए, तो ज़्यादा बढ़ गए, तो इनके मार्जिन्स वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक ये स्टील प्राइस की वॉलेटिलिटी पे रिस्क रहता है। ये क्या है ना कि पूरे एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है यूएस और कनाडा पे। अब यूएस और कनाडा पे कुछ भी, जैसे ट्रम्प आके सेक्टोरल टैरिफ्स पे भी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दे, तो एक वो रिस्क रहता है कि वहाँ पे अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स लूज़ कर दें, तो जो इनकी ग्रोथ आने वाली है एक्सपोर्ट से वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो जाएगी तो अगेन ग्रोथ नहीं कर पाएगा, एबिटा एक्सपेंशन नहीं होगा, तो स्टॉक प्राइस पे हिट होगा सीधा-सीधा। देन एक एम&बी जो है वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स और ये, तो इनमें ना जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो B2B होते हैं और जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है, इसमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकते। तो ये जो एक्सपेंशन मिल भी रहा है इन्हें मार्जिन्स का, वो एक्सपोर्ट में कर रहे हैं इस वजह से मिल रहा है। इंडिया में करते तो ये फिर वही 10-12% पे ही कन्फाइंड हो जाते हैं, लेकिन अभी जो 13-15% कर हो पाएगा इनका मार्जिन्स, वो इसलिए हो पाएगा क्योंकि यूएस में। लेकिन उससे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे मार्जिन का एक्सपेंशन होगा। प्लस जो और भी एंट्रेंट्स हैं या फिर और भी जो है इस स्पेस में बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड है। और तो क्या होगा कि वो और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करेंगे, तो हो सकता है कि इनका एबिटा मार्जिन्स कम हो जाए। तो एक ये एक प्राइसिंग रिस्क भी रहता है यहाँ पे। देन एम&बी के जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स हैं वो ये साउथ कोरिया से करता है प्रोफ्लेक्स के लिए। अब वहाँ से क्या है ना, इन्हें एक 10 मिलियन की कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए वो मिलता है, क्रेडिट मिलता है। वो 10 मिलियन का क्रेडिट दे देता है इन्हें कुछ डेज के लिए। तो क्या होगा कि इन्हें बहुत ही चीपर एक्सेस है वो रॉ मटेरियल खरीदने का थ्रू क्रेडिट। तो क्या है कि इनकी वर्किंग कैपिटल डेज भी ना बहुत अच्छी हैं, अभी 50-55 डेज की वर्किंग कैपिटल्स हैं। बट अगर वो क्रेडिट ना मिले, इनकी कुछ प्रॉब्लम हो जाए उस वहाँ से, इनके सप्लायर से, तो वो एक इश्यू हो सकता है। देन अगर इन्होंने इन्वेंट्री परचेज़ करके रख ली, तो और वो टाइमली परचेज़ नहीं करी, जैसे प्रोजेक्ट इन्होंने कोई लिया है प्रोजेक्ट, अगर उसकी इन्वेंटरी टाइमली परचेज़ नहीं करी,
ज़्यादा दिन की परचेज़ कर ली, तो एक इन्वेंटरी रिस्क आ सकता है। देन अगर इनके रिसीवेबल डेज़ बढ़ जाएँ, तो फिर इनकी पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी तो इन पे कैश क्रंच आएगा, तो फिर इन्हें उस कैश क्रंच की नीड को डेट से या फिर इक्विटी डायल्यूशन से मीट मीट करना पड़ेगा। तो एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस तो है ही, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा देख के चलनी पड़ती हैं कि इनके रिसीवेबल डेज़ तो बहुत नहीं बढ़ रहे हैं और इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। तो ये सब एक एक रिस्क बनाता है इस इन ऐसे बिज़नेस में। एंड फाइनली दीज़ आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी साइट है, यहाँ पे आप जाके मेरे स्मॉल केसेस देख सकते हो। ये मेरे सारे स्मॉल केसेस हैं and my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next video.